नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दिल्ली में इन दिनों अधिकारों पर बहस चल रही है। वो अधिकार जो संविधान ने सूबे के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को दिए हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग अपने अपने अधिकारों को लेकर उलझते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद के केंद्र में है कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति। केजरीवाल कह रहे हैं कि उपराज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानकर असंवैधानिक काम किया है, तो उपराज्यपाल ने अपने काम को संविधान के दायरे में ही बताया है। तो क्या है इस बहस का हासिल और क्या है संविधान के दायरे में असली अधिकार, आज देखेंगे विशेष में। जी हां, तो दिल्ली में अधिकारों को लेकर सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहा विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच आईएएस एसोसिएशन ने भी इस विवाद के मद्देनजर अपनी बैठक की और पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके बाद दिन भर नौकरशाही को लेकर राजनीति भी गरमाई रही। सबने अपने अपने व्यूज साफ रख दिए। अब ये व्यूज जरूर दोनों उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को मिल जाएंगे, क्योंकि इनके दोनों के सचिव मौजूद थे। हम रिटायर्ड अफसरों को ये हम होप करते हैं, प्रे करते हैं और के साथ बुद्धि आए। और ये एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें ऑलरेडी इतनी दिक्कतें हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं चलाने में, शहर की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, उनका समाधान हो सब मिलकर, पूरी ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के झगड़े की वजह से या हम लोगों के छुट्टी में जाने की वजह से किसी भी चीज का हर्ज हो। हम तो चाहते हैं सारा काम सुलह और सम्मति से चले। दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद में नौकरशाह भी कूद पड़े हैं। बुधवार देर शाम 100 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों ने बैठक में ये तय किया कि वो मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और अपनी स्थिति से उन्हें वाकिफ कराएंगे। नौकरशाही की नाराजगी के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक समय में दिल्ली में नौकरशाहों का तबादला बेहद आम बात थी, लेकिन नई सरकार ने इस पर लगाम कसने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं किसी मंत्री से कोई दिक्कत है, कहीं किसी मंत्री से ट्रस्ट डेफिसिट है, आप बताइए। आप खुल के बात करिए, चीफ मिनिस्टर के साथ बात करिए, मेरे साथ बात करिए। मैं पूरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते मैं पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूं कि हम उन स्थितियों को ठीक करेंगे। लेकिन ये हवा में बात नहीं होनी चाहिए कि साहब एक घटना से थोड़ी होता है। एक एक मिनिस्टर, एक एक अधिकारी के साथ बहुत प्यार से रिश्ते बना के काम कर रहा है कि हम वही कर रहे हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और संविधान ने मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को जो अधिकार दिए हैं, हम उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। नौकरशाही की आलोचना में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने आईएएस एसोसिएशन पर आरोप लगाया कि जब वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया जा रहा था, तब एसोसिएशन ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। इस बीच विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेवजह विवाद खड़ा किया है और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली में सत्ता की जंग में कामकाज बाधित हो गए हैं। यहाँ पर दिक्कत अहम की है। केजरीवाल साहब का अहम और कानून को ना मानने की दिक्कत है। अगर वो कानून को मान लें और अहम छोड़ दें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उनको समझना चाहिए कि अगर एक बार एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो गई, एक बार ब्यूरोक्रेसी के साथ दिक्कत हो गई, एक बार सिस्टम में दिक्कत हो गई, तो कल दिल्ली के अंदर डिलीवरी कैसे करेंगे। आज दिल्ली को पानी की दिक्कत, वो कहते हैं हमारे को दिल्ली में पानी की दिक्कत शुरू हो गई है। चलाई में आपको इलाके तो पानी की चलाई है, बिजली 3 घंटे लोगों में जा रही है। उस इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। इन इश्यूज रिजॉल्व कर नहीं रहे, वो इस समय दिल्ली सफर करेगी। आपको याद होगा कि बुधवार को उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से पिछले 4 दिन में किए गए सभी तबादले और नियुक्तियां रद्द कर दिए थे। दिल्ली सरकार ने इसके जवाब में उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उन प्रावधानों पर सवाल उठाए जिसके तहत इन फैसलों को रद्द किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली की सरकार को चलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने लिखा कि चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की तैनाती और काम बांटने का अधिकार होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि जनता का भरोसा उनके साथ है। ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था, तो उन्होंने कहा अरविंद, मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूँ तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। बढ़ते विवाद के बीच गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और दिल्ली के विवाद को केजरीवाल और नजीब जंग को आपस में सुलझाने की सलाह दी, लेकिन विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल अलग अलग राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। दोनों ने राष्ट्रपति के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन झुकने के लिए दोनों में से कोई भी पक्ष तैयार नजर नहीं आता। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि पूरे मामले को मिलजुल कर सुलझाया जाना चाहिए। जानबूझ करके जनता के प्रश्नों का उत्तर ना देना पड़े, जो असल इश्यूज हैं उनसे ध्यान लोगों का डाइवर्ट करा जा सके, या तो इसलिए ये कर रहे हैं और कोई कारण मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन के लिए टेम्पररी चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट के लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसपे शोर इतना मचाया जा सके। दूसरा, आम आदमी पार्टी के खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने शकुंतला गैमलिन का नाम रिकमेंड करके भेजा है, तो जब खुद उन्होंने नाम उसका रिकमेंड करके भेजा, उसके बाद में एलजी ने जब उसको उनकी रिकमेंडेशन के बाद भेज करा है, तो उनको इस पे आपत्ति उठाने का कोई औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों का कहना है कि नियुक्तियों का अधिकार उनके पास है। नजीब जंग का कहना है कि दिल्ली में स्टेनोग्राफर से लेकर किसी IAS की नियुक्ति तक का अधिकार उनके पास है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और थोड़ा पीछे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल विवाद क्या है। इस विवाद की शुरुआत दरअसल तब हुई जब दिल्ली के मुख्य सचिव के शर्मा निजी काम से 10 दिन की छुट्टी पर चले गए। नियमों के मुताबिक सरकार को कार्यवाहक मुख्य सचिव की तुरंत नियुक्ति करनी थी। दिल्ली सरकार की ओर से कनिष्ठ अधिकारी परिमल राय को बाकायदा कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाए जाने की सलाह भी दी गई, लेकिन उपराज्यपाल नजीब जंग ने इसे खारिज करते हुए 1984 बैच की वरिष्ठ IAS शकुंतला गैमलिन को दिल्ली का कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया और यहीं से शुरू हुई अधिकारों की जंग। मेरी ब्यूरोक्रेसी से अपेक्षा है पार्टनरशिप की। हम लोगों को मिलके दिल्ली के लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है, ना तो अगर हमने ये नहीं किया तो ना आप बचोगे ना हम बचेंगे और ना ये देश बचेगा। मुझे लगता है आने वाले कई डिकेड्स के लिए ये आखिरी चांस है जो दिल्ली की जनता ने हमें दिया और दिल्ली से आगे दूर तक जाएगा। सिविल सर्विस डे की पूर्व संध्या पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नौकरशाहों से जिस पार्टनरशिप की पैरवी की, वो कुछ ही दिनों में बिखरती नजर आई। आलम यह है कि दिल्ली में राजनीति और नौकरशाही आज आमने सामने हैं। पिछले सप्ताह मुख्य सचिव के शर्मा के छुट्टी पर जाने के बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से शकुंतला गैमलिन और परिमल राय में से किसी एक को कार्यभार सौंपने की सलाह दी। सिसोदिया चाहते थे कि परिमल राय ये पदभार संभालें, लेकिन उपराज्यपाल नजीब जंग ने शकुंतला गैमलिन को दिल्ली का कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल का यह फैसला रास नहीं आया। उन्होंने उपराज्यपाल के इस फैसले को एक तरफा और संविधान के खिलाफ करार दिया। उनका कहना था कि फैसला मुख्यमंत्री का होना चाहिए। दिल्ली सरकार के इस आरोप के कुछ ही देर बाद उपराज्यपाल ने भी अपनी सफाई देते हुए कहा कि वरीयता और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर गैमलिन की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि तैनाती संविधान की धारा 239A के तहत की गई है। उपराज्यपाल के आदेश के बाद प्रमुख सचिव सेवा अनिंदो मजूमदार ने गैमलिन की नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। केजरीवाल ने शनिवार को खुद शकुंतला गैमलिन को चिट्ठी लिखकर कार्यभार नहीं संभालने को कहा, लेकिन मुख्यमंत्री के विरोध के बावजूद गैमलिन ने पदभार संभाल लिया। इसके बाद मामला तूल पकड़ता गया। केजरीवाल ने रविवार को बुराड़ी में हुई ऑटो रैली में विरोध को और हवा दे दी। उन्होंने सीधे केंद्र सरकार पर दिल्ली का तख्ता पलट करने का आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली सरकार को नाकाम बनाना चाहती है। उन्होंने गैमलिन पर बिजली कंपनियों के हक में काम करने के आरोप लगाते हुए उन पर नजर रखने का ऐलान कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने उसी सेक्रेटरी को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बना दिया। दोस्तों, पिछले 4 दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो सेक्रेटरी दिल्ली की बिजली कंपनियों से मिली हुई है, क्या ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाना चाहिए? दोस्तों, इनको 10 दिन के लिए चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। क्यों चीफ सेक्रेटरी बनाया गया? इतने विरोध के बावजूद क्यों चीफ सेक्रेटरी बनाया गया? तो मन में एक शक पैदा होता है, कहीं ये 10 दिन में कोई गड़बड़ काम तो नहीं करा देंगे उससे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जब तक मैं बैठा हूं वहां पे, उसको एक भी गड़बड़ काम नहीं करने दूंगा। उसकी एक एक फाइल के ऊपर नजर रखूंगा मैं।
केजरीवाल के इस बयान के बाद केंद्र सरकार के मंत्री भी इस विवाद में कूद पड़े। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली सरकार पर दिल्ली के लोगों का अपमान करने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि ये पूर्वोत्तर के लोगों का अपमान है। The act of character assassination being adopted by the Kejriwal against one Northeast lady IS officer is condemnable. If you have anything against a particular officer, do it according to the provisions of the rule book. Don't resort to character assassination. This has hurt the sentiment of Northeast. Kejriwal and his team saying that a particular IS officer, Mrs. Shakuntala Gamblin, is not capable and not fit to be acting Chief Secretary of Delhi itself is condemnable. इस बीच सोमवार को तकरार उस वक्त और बढ़ गई जब प्रधान सचिव सेवा अनिंदो मजूमदार के दफ्तर पर ताला लगा पाया गया। बाद में पता चला कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ही मजूमदार को पद से हटा दिया और उनकी जगह पर राजेंद्र कुमार को नियुक्त कर दिया। लेकिन केजरीवाल के फैसले को पलटते हुए उपराज्यपाल ने मजूमदार को स्थानांतरित करने के आदेश को उसी शाम निरस्त कर दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि फैसले में उनकी मंजूरी नहीं ली गई और यहीं से ये मामला दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकारों की लड़ाई में तब्दील हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हालांकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, लेकिन पूर्ण राज्य न होने की वजह से उपराज्यपाल के अधिकार और शक्तियां दूसरे राज्यों से अलग हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच हालिया विवाद में कानूनी तौर पर उपराज्यपाल ही ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके मुताबिक दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद का जिक्र है जो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख के तौर पर उपराज्यपाल को उन मामलों के संबंध में उनके कार्य को करने में मदद और सलाह देंगे जिनके लिए विधानसभा के पास कानून बनाने की शक्ति है। हमारे को पूर्ण राज्य का दर्जा दें और पूर्ण राज्य के दर्जे में फिर सब कुछ इन्हीं के नीचे आएगा, तो तब उपराज्यपाल या राज्यपाल जो भी होगा वो बाउंड हो जाएगा। वो दिल्ली में स्थिति नहीं है कि वो ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। संविधान में उपराज्यपाल के कामकाज को लेकर राज्यपाल या राष्ट्रपति के अधिकारों जैसी व्याख्या नहीं है। राष्ट्रपति के संबंध में संविधान अनुच्छेद 53 में साफ है कि वो मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह से काम करेंगे। 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए ऐसा कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। आज की मौजूदा स्थिति मानसिक स्थिति है, इसमें संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल के अधिकार जो हैं, जो राज्यों में है ना, वो बड़े वास्ट हैं। जैसे राष्ट्रपति के अधिकार केंद्र में है, बिल्कुल उसी पैरिटी पे राज्यों में गवर्नर के अधिकार हैं, पैरेलल हैं ये, और वो अपने क्षेत्र में हमेशा सरकार की बात को आगे रखते हैं। असेंबली में भाषण होगा तो हमेशा वो जो सरकार भाषण ड्राफ्ट करके भेजती है उसको देख लेते हैं और मोस्टली वही भाषण देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उपराज्यपाल के पास होता है। मंत्रियों की परिषद उनकी सहायता और सलाह देने के लिए है। उपराज्यपाल धारा 239 ए के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं कि वो मौजूदा हालात में संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन चलाने में असमर्थ है और राष्ट्रपति उनसे कार्यभार ले ले। उपराज्यपाल की ऐसी रिपोर्ट को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। मैं आपको 239 ए की बात क्या लिखी है वो बता देता हूँ। 239 ए कहता है, नंबर 1, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश होगा और इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा। दूसरी बात 239 में जो लिखी है, यहाँ पर एक विधानसभा होगी और वो 3 विषय छोड़कर अन्य विषयों पर वो कानून बना सकेगी। 3 विषय वो हैं लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये विधानसभा होगी। विधानसभा 70 सदस्यों की होगी, 70 के 70 सदस्य डायरेक्ट चुने जाएंगे। यहाँ पर एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। उसका काम प्रशासक को, उपराज्यपाल को एड और एडवाइस देना होगा। ठीक है। चौथी बात यहाँ ये लिखी हुई है कि अगर किसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम करना, हाँ, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात ये लिखी हुई है कि इन सारे अधिकारों को दिल्ली के देने के बावजूद
जो संसद के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अधिकार हैं कानून बनाने के, वो कायम रहेंगे। हालांकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और मुख्यमंत्री अधिकारों में बढ़ोतरी को लेकर काफी समय से मांग उठती रही है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार और संसद को इस पर फैसला करना है। फिलहाल तो दिल्ली में मुख्यमंत्री उपराज्यपाल की सहमति के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते, लेकिन उपराज्यपाल राज्य सरकार से किसी मसले पर असहमति की हालत में पूरा मसला राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। उसके बाद वहां से मिले निर्देशों पर अमल करना होगा। जैगम मुर्तजा की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आरएस टीवी विशेष में आगे बात करेंगे दिल्ली में अधिकारों के बंटवारे को लेकर जानकारों की राय क्या है। दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद, आपस में बातचीत से क्या निकलेगा समाधान? देखिए पहली खबर, केंद्र की सलाह आज रात 8 बजे। तो दिल्ली में उपराज्यपाल और सरकार के बीच चल रहे विवाद में कई पक्ष उभरकर सामने आ रहे हैं। जानकार भी इस मामले पर एकमत नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि बेहतर कामकाज के लिए सरकार और उपराज्यपाल के बीच समन्वय बनाना ही एकमात्र रास्ता है। दिल्ली में कामकाज के अधिकार का बंटवारा बाकी राज्यों से अलग है। 1992 में एक अधिनियम के जरिए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के बदले एक अलग दर्जा दिया गया। इसमें राज्य के बराबर अधिकार नहीं है, लेकिन संरचना केंद्र शासित प्रदेश से अलग है। यहाँ विधानसभा है और मुख्यमंत्री को जनता चुनती है, लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। जब से ये बदलाव आया, उसी वक्त से उपराज्यपाल और सरकार के बीच काम का बंटवारा हो गया, जो फिलहाल विवादों की जड़ बना हुआ है। इसका हल सिर्फ यही है कि यूनियन टेरिटरीज को खत्म करके वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, वरना जो बेसिक पोजीशन ये है कि दिल्ली is a union territory. It is administered by the president, by an administrator who may be called administrator, who may be called commissioner, who may be called lieutenant governor, and it is his final say which is there. उपराज्यपाल के साथ पिछले मुख्यमंत्रियों की ज्यादा तनातनी नहीं हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसी वक्त पूर्ण राज्य की मांग के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने धरना दिया। अरविंद केजरीवाल ने शुरू से ही पूर्ण राज्य की मांग की है। शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति के साथ ही केजरीवाल ने उपराज्यपाल के साथ अधिकारों का मुद्दा उठा दिया। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं और उन दलीलों ने एक बार फिर सरकार और उपराज्यपाल के बीच मोटी लकीरें खींच दी हैं। दिल्ली में नगर निगम राज्य सरकार के अधीन नहीं है और पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। जाहिर है शक्ति का बंटवारा बाकी राज्यों से यहाँ अलग है। ऐसे में नौकरशाहों की नियुक्ति का मामला भी बेहद पेचीदा है। संविधान विशेषज्ञ पूरे मामले में उपराज्यपाल के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कानून के जानकारों के एक तबके का मानना है कि चुनी हुई सरकार के पास तबादले और नियुक्तियों का अधिकार होना ही चाहिए। विधानसभा को सारे अधिकार होंगे, 3 अधिकार छोड़कर, और एक अधिकार सरकारिया कमेटी ने इनमें नहीं डाला। वो और अधिकार है बाहर जो किसी को मालूम नहीं है, वो है सर्विसेज का अधिकार। सरकारिया बालकृष्ण कमेटी ने कहा कि या संविधान में केवल राज्य सेवा का जिक्र है या केंद्र सेवा का जिक्र है। केंद्र शासित प्रदेश की कोई सेवाएं नहीं होती और केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाले लोग यूनियन के ही कर्मचारी समझे जाते हैं, इसलिए ये संविधान में डालने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है, राय देने का काम मंत्री परिषद का है, उपराज्यपाल राय नहीं देते। उपराज्यपाल तो ऑर्डर इशू करते हैं या जो निर्णय हो उसको अप्रूव करते हैं। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ही कैन नॉट इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली की तरह पुडुचेरी में भी उपराज्यपाल कमान संभालते हैं और वहाँ इस जिम्मेदारी को निभा चुके लोगों के मुताबिक केंद्र के जरिए उपराज्यपाल को ऐसी सारी शक्तियाँ हासिल हैं। हर एक यूनियन टेरिटरी में जो चुनाव आता है आदमी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, MP हो, जो भी हो,
उसके अनुसार पावर उसके हाथ में आनी चाहिए, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि है। अगर आप यही चाहते हैं तो संविधान का संशोधन करके ये साफ साफ कह दीजिए, वरना अगर आप नहीं चाहते हैं तब आप एमपी को, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको सब साफ कह दीजिए कि साहब ये संभव नहीं है। दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी पूरी स्थिति पर नजर टिकाए हैं। लिहाजा कुछ जानकार ये रास्ता सुझा रहे हैं कि इस पर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। ये बड़ी गलत बात है। 4-4, 3-3 पेज आ रहे हैं दिल्ली के क्रिटिसिज्म के ऊपर। कोई कारण नहीं कि जनता में इस किस्म के माहौल दिखाए जाएं। तो या तो होम मिनिस्ट्री इसको हल करे या ये करें, इनको हल करके काम पे लगे। एक नौकरशाह के छुट्टी पर जाने के बाद उनकी जगह नियुक्ति का मामला इतना बड़ा बन गया है कि दिल्ली के भीतर अधिकारों की जंग शुरू हो गई है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यपाल और उपराज्यपाल के अधिकार और शक्तियों में काफी फर्क है। हालांकि दोनों ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कार्यपालिका प्रमुख हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर मंत्री परिषद की सलाह मानना राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। और वहीं उपराज्यपाल के मामले में संविधान में साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। संविधान के भाग 6 में राज्यों के शासन के लिए प्रावधान किए गए हैं। संविधान के मुताबिक राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह के मुताबिक काम करता है। हालांकि संविधान में राज्यपाल को कुछ मामलों में विवेकाधिकार दिया गया है और ऐसे मामलों में वो मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी फैसला ले सकता है। 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की पोस्ट हैं इंडिया में। एक है दिल्ली, एक है पांडिचेरी, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सबसे पुराना इसमें पांडिचेरी है। खैर, सबसे अब हर एक जगह में जितने पावर हैं वो ज़्यादा एलजी में, लेफ्टिनेंट गवर्नर में वो सीमित हैं, वो कंसंट्रेटेड हैं, सीमित हैं। और जैसे अंडमान और पांडिचेरी और दिल्ली हर एक का अलग अलग है, हालांकि सब यूनियन टेरिटरीज हैं तब भी। संविधान में राज्यपाल का पद महज शोभात्मक नहीं बल्कि कार्यात्मक भी है। अनुच्छेद 166(2) और 166(3) के मुताबिक राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। यूनियन होम मिनिस्ट्री की मार्फत उनका प्रयोग होता है। उसमें सर्विसेज सबसे इम्पोर्टेंट जो है काम कि जो नियुक्तियां होंगी अफसरों की या पुलिस की, वो अधिकार दिल्ली राज्य को नहीं दिया हुआ। लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भी है, इसलिए दिल्ली की स्थिति दूसरे राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों से अलग है। संविधान में अनुच्छेद 239(a) के तहत दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन उसके लिए मंत्री परिषद की सलाह मानना जरूरी नहीं है। The LG is representative of the president, appointed by the prime minister, of course. Now, point is, the three are slightly different in nature. Andaman, there is no assembly. There is only one. There are no ministers. There is only one MP. He represents the people of Andaman. There is no Rajya Sabha MP because there is no assembly. So there is no Rajya Sabha MP from there. Pondicherry has one to the upper house and one to the Lok Sabha. Delhi, of course, has seven to the Lok Sabha and I think 3 to the Rajya Sabha. Now, point is this: the LG has full powers in all these three territories. Even in Delhi, he has full powers over land, law and order, and the All India services. All India services being IAS, IPS, and Forest Service. And all these 3 people are here. दिल्ली में कानून बनाने की विधानसभा की शक्तियां और राज्यों जैसी नहीं है। उपराज्यपाल मंत्री परिषद से केवल उन मामलों में सलाह लेता है जिनके लिए विधानसभा के पास कानून बनाने की शक्ति है। दिल्ली में कानून व्यवस्था समेत कई विभाग सरकार के अधीन नहीं है।
इन मामलों में उपराज्यपाल केंद्र से निर्देश हासिल करता है। दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है और ना ही दिल्ली का प्रशासन और राज्यों की तरह होता है। दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 ए में खास प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत उपराज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह मानना उनके लिए जरूरी नहीं है। जैगा मुर्तजा के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।